आज एक फायर ब्रांड एपिसोड लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर अंकित शाह, जय श्री राम। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से तारीख जब उन्होंने प्रेडिक्शन की और चीजें जब सत्य हुई हैं और भविष्य के ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस है जिससे आज दुनिया में बहुत खलबली है। 3 चीजें हैं जिसके बेस पे मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ। सो टेक्नोलॉजी जितने बॉडी ऑर्गन्स को डंब करता जाएगा, यू इमेजिन द डैमेज। आज जो बच्चे कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हैं और एक वो जनरेशन हुआ करती थी जो 1/4 3/4 के टेबल्स जिनको पता थे, शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये दोनों लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं हमारे पास, लेकिन ये 2 स्पेसिफिक ऐसे लीडर्स हैं जो डेट्स की इंपॉर्टेंस को मानते हैं। जिस दिन चीफ मिनिस्टर मोदी जी का वीजा रिजेक्ट हुआ, उसी दिन उनका स्टेटमेंट आया था। उस दिन से ये लग रहा है कि एक्सिलरेट हुआ ये पूरा प्रोसेस। आपके कार्टून से लेके हर जगह आपको वेस्टर्न हेजीमोनी दिखेगी। दुनिया को बचा रहा है तो वो यूएस का ही प्रेसिडेंट है, कोई इंडिया या चाइना का प्रेसिडेंट दुनिया को नहीं बचा रहा है। अब आपके पास रियल हीरोज हैं, शिवाजी महाराज है, रानी लक्ष्मीबाई है, नहीं, लेकिन बैग्स और किचन्स, बॉटल्स सब किसकी बन रही है? जो पूरे के पूरे एनिमेटेड है, आपके रियल हीरोज को साइड पे रख के। आपने जब बाइडन के बारे में भी प्रेडिक्शन दिया था तो वो लोगों का आपके प्रति कैसा वो रिएक्शन आया था? अमेरिका का प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी पहले ही दिन सिटीजन्स को स्कैम कर दिए। ऐसा कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में, कभी सुना है? बट दे आर एबल टू डू इट। दे डिड इट, और किसी ने एक आवाज नहीं निकाली। इंडिया की रुपी और डॉलर की वैल्यूएशन में भी बदलाव आया। मैंने आई थिंक 3 साल पहले 2029 के लिए रुपीस प्रेडिक्ट किया है। सर 29 में पूरा दुनिया हिल जाएगी सर। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद तुषार जोगे, और मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त तुषार आज एक फायर ब्रांड एपिसोड लेके आ रहा हूँ। फायर ब्रांड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, इन्होंने इतिहास में ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस किए हैं, इस प्रेडिक्शंस ने दुनिया में हाहाकार मचाया है। इनके आज तक हर प्रेडिक्शन सच हुए हैं। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इनकी एविडेंसेस दिए हैं, तारीख जब उन्होंने प्रेडिक्शन की और चीज़ें जब सत्य हुई हैं, और भविष्य के ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस हैं जिससे आज दुनिया में बहुत खलबली है। सो हेल्प यू वेलकम नन अदर देन अ बिगेस्ट फायर ब्रांड ऑफ आवर भारत, जो भारत के बहुत ही फेवर हैं, डॉक्टर अंकित शाह। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर जी कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। सही है। ऐसे डॉक्टर जी इज़ अ ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट, बट इनकी जो प्रेडिक्शन है उन्होंने दुनिया में तहलका मचाया है। सर बताइए, ये क्या, कहाँ से खजाना ढूंढ के लाते हो सर आप? नो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें हैं जिसके बेस पे मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ। वन इज़ बॉडी लैंग्वेज ऑफ लीडर्स, सेकेंड इज़ डेट्स ऑफ हिस्ट्री, एंड थर्ड इज़ कैश फ्लो। जब ये तीनों टैली होता है उसके बाद मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। सो इसमें एस्ट्रोलॉजी के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आई मीन एस्ट्रोलॉजी मस्ट बी अ साइंस, बट आई हैव नॉट स्टडीड इट। तो बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जैसे क्लियर समझ में आता है, जैसे मोदी जी के कुछ आप डेट्स पकड़ लो तो बालाकोट वीर सावरकर के दिन, 2000 की नोट गोडसे के दिन, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सरदार पटेल के दिन। ओके। सो अगर आप लीडर्स का बॉडी लैंग्वेज समझते हैं तो कौन सी डेट पे वो क्या करेंगे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आता है। सही है। दूसरा कैश फ्लो होता है। इंटरनेशनल कैश फ्लो से पता चलता है कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कौन सी वीक्स या डेट्स के आसपास। गोल्ड, डॉलर और ऑयल प्राइसिंग के रेशियो से पता चलता है कि कहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। सो कुछ बहुत ही क्लियर लॉजिकल कैलकुलेशंस है, नथिंग मिस्टीरियस और एनीथिंग अबाउट इट। बहुत सारे लोगों के आज राज खुलने वाले लग रहा है। सर ये बताइए, बालाकोट का कैसे आपने प्रेडिक्ट कर लिया? क्या क्या इक्वेशन बना था वो? नहीं, सी प्रधानमंत्री जी का जो एक आप लीडरशिप का एक पूरा आपने हिस्ट्री देखा है, स्पेशली गुजरात स्टेट में उन्होंने जिस प्रकार से लीडरशिप दी है,
आपने 2008 के टेरर अटैक के समय भी उनकी स्पीचेस सुनी है। उसके बाद भी जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे कि हम ये लव लेटर क्यों लिख रहे हैं पाकिस्तान को, राइट। सो एक तो क्लियर माइंडेड अप्रोच है टेररिज्म के खिलाफ कि ज़ीरो टॉलरेंस। दूसरा, पुलवामा का जो वाकया हुआ कुछ ही दिन पहले बिफोर बालाकोट, ओके, और एयर स्ट्राइक्स के ऊपर पूरा हिस्ट्री है 30 साल से, सब डिस्कशन अलग अलग डिस्कशन में उभर के आया कि एयर स्ट्राइक्स इज वन ऑफ द ऑप्शन जो भारत को एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब मिलिट्री सर्कल्स में ये डिस्कस हमेशा से होता रहा कि प्यूनिटिव एक्शन कैसे लेना है पाकिस्तान के खिलाफ। सो दिस वाज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड। तो अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, जैसे पुलवामा टेरर अटैक हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद सऊदी अरेबिया के MBS लैंड हुए भारत में, ओके, और मोदी जी उनको रिसीव करने गए। हाँ, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे, उसमें बॉडी लैंग्वेज देखोगे दोनों लीडर्स की, तो इतना साफ दिखाई दे रहा है कि रात के समय शंखनाद से किसी का स्वागत हुआ हो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और शंखनाद जो है वो एक वॉर क्राई माना जाता है, राइट, और पुलवामा टेरर अटैक हो चुका था, राइट, ओके। अब वीर सावरकर का जो दिन है, हाँ, वो और बालाकोट का दिन, ओके। सो इतना तो प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी स्टेटमेंट दे भी चुके थे टेरर अटैक के बाद कि ये बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ये इनका स्टेटमेंट आया था कुछ ही दिन बाद, करेक्ट, ओके। तो बॉडी लैंग्वेज से दिख तो रहा था कि कुछ एक्शन तो होने ही वाला है। तो वीर सावरकर का दिन जो है वो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड में रहा होगा। दूसरा ये भी समझना है कि 11 बजे के आसपास वीर सावरकर जी ने प्राण त्यागे अपने मुंबई में, राइट, तो बिल्कुल 11 बजे ही सबसे पहला कंफर्मेशन आया बालाकोट का ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेस से हो जाने के बाद, करेक्ट। सो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ता हूँ, दो लीडर्स ऐसे हैं जो डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दोनों लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं हमारे पास, लेकिन ये दो स्पेसिफिक ऐसे लीडर्स हैं जो डेट्स की इम्पोर्टेंस को मानते हैं। ये मेरा बॉडी लैंग्वेज रीडिंग कह रहा है। So, मतलब आप ये समझते हो कि शी जिनपिंग और मोदी जी का बिहेवियर पैटर्न, जब तक कि डेट्स और काम करने की थिंकिंग एंड डायरेक्शन सिमिलर आपको बहुत कुछ दिखेगा। स्पेसिफिक उन्होंने भी वहाँ पे टॉयलेट कैंपेन से लेके आत्मनिर्भर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी बोला कि चाइनीज़ खाना खाओ, चाइनीज़ कपड़े पहनो, चाइना में ही टूरिज्म करो। वेरी मच जो भारतीय लीडरशिप ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला। करेक्ट। सो बहुत कुछ स्टेप्स मैच किए। सर, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मोदी जी डिक्टेटर है? ऐसे कई अपोजिशन तो कहते हैं, तो आर यू स्टैंपिंग ऑन दैट? नहीं, क्यों? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है जहाँ पे डिक्टेटरशिप का कुछ भी आपको फीलिंग आए। आज तक उन्होंने एक भी स्टेट गवर्नमेंट गिराई नहीं है, हाँ, कि प्रेसिडेंशियल रूल डाल दिया। करेक्ट। इवन वेस्ट बंगाल में लास्ट में अभी मणिपुर में हुआ है, वो भी लास्ट मोमेंट पे जब चीफ मिनिस्टर ने खुद रेकमेंड किया। करेक्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन का चीफ मिनिस्टर था और आपने प्रेसिडेंशियल रूल डाल दिया। हाँ, ये नहीं हुआ है। करेक्ट। ओके, तो डिक्टेटरशिप का तो कोई एविडेंस नहीं है, एटलीस्ट लास्ट 10-15 साल में, मतलब 2014 से ऐसा कोई भी एविडेंस आप एलिगेशन नहीं डाल सकते। सर, आप ये बताइए 370 का कैसे प्रेडिक्शन आपको ध्यान में, क्योंकि इतना सीक्रेटली किया गया था कि जिसका कोई कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि कई सारे मीडिया हाउसेस को इन लोगों ने मूवी में दिखाया गया, नई स्टोरीज बता के क्या क्या किया था। सो मतलब वो समझ में नहीं आने दिया था कि यहाँ तक कि मोदी जी प्रेसिडेंट के पास चले गए थे, वो भी समझ में नहीं आने। हाँ, तो ये आपका प्रेडिक्शन कहाँ से है? क्या आपका मोदी जी से कोई संपर्क हुआ था क्या? नहीं। नहीं। सो मोदी जी का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके पूरा बीजेपी का एक चरित्र रहा है कि वो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हमेशा उनके उसमें एजेंडा लिस्ट पे रहा, कभी भी उन्होंने उसको माइनस नहीं किया उस टॉपिक को, और इनके कैंपेन के मैनिफेस्टो में रहा। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ सरप्राइज था।
लेकिन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस पर बड़े लोगों के विचार थे कि नहीं हो सकता ये। हाँ, जैसे आपको पता होगा कि फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था, यस, नदियां बह जाएंगी खून की। हाँ, करेक्ट करेक्ट। फिर अब वो जय श्री राम भी बोलने लगे हैं। हाँ, तो काफी पेशेंस है प्राइम मिनिस्टर का करेक्ट कि जब तक व्यक्ति चेंज नहीं हो जाता तब तक पेशेंस रखते हैं। सो 370-35A प्रधानमंत्री जी खुद उनकी कश्मीर की यात्रा रही जब उनका संघ के साथ, और जो पैदल उनका पूरा भारत भ्रमण रहा, तो वो तो झंडा गाड़ के आए थे लाल चौक पे। करेक्ट, ये उनका यूथ का पूरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आ रहा है। तो अब आप सोच के देखो कि जो व्यक्ति इतना प्रबल रहा हो किसी टॉपिक के पीछे, तो वो 370-35 कैसे रहने देगा? करेक्ट, राइट। सो इट वाज एक्सपेक्टेड। हाँ, बट ये है कि एग्जैक्ट वीक और मंथ प्रेडिक्ट करना, दैट इज समथिंग दैट आई हैव डन। सो जब मैंने 2014 में जब वोट डालने से एक दिन पहले मैंने इस पर ट्वीट किया था कि कश्मीर के अब स्पेशल स्टेटस तो गया। ठीक, तो तभी सब हंस रहे थे। सो बट इट वाज एक्सपेक्टेड। सो सर, लोग आपको इतना ट्रोल क्यों करते हैं? और फिर एक तरफ ट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देते हैं, जबकि आपकी प्रेडिक्शन सच आ रहे हैं। हाँ, तो ये क्या चक्कर है? वेल वो तो वही एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ लाइक जब मैं कोई प्रेडिक्शन देता हूँ तो मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स दे लाफ, और फिर उनके फॉलोवर्स भी होते हैं, सो उन सबको फनी लगता है कि ऐसे कैसे हो ही सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, राइट। एंड फिर वो हो जाता है। सो नाउ ट्रोलिंग के अलावा फिर देयर इज नो ऑप्शन व्हाट टू डू। मतलब डेट स्टैम्प को आप कैसे रिवर्स करोगे? करेक्ट, समथिंग विच इज डेट स्टैम्प्ड, राइट। मैंने देखा आपके ट्विटर हैंडल पे आप पहले प्रेडिक्ट करते हो, फिर जब वो सत्य हो जाता है तो वो ट्विटर का वो स्क्रीनशॉट लेते हो, फिर उसी को रीट्वीट करके डेट डाल के जी। ये बहुत गजब है। मतलब कई बार मुझे कई सारे जो क्रिटिक्स हैं मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर अंकित शाह इज अ नॉन एस्ट्रोलॉजर बट इज हाइडिंग स्किल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। क्या ये सत्य है? नो, आई हैव नो क्लू ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो इफ आई वाज एन एस्ट्रोलॉजर तो आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ कैश। सो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। सर, ये प्रेडिक्शन वाला ये जो जर्नी शुरू कब हुआ? आप तो एक्चुअली यू आर अ ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट एंड आपकी पीएचडी भी उसमें है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, ये फिर प्रेडिक्शन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? सो फ्रॉम अ यंग एज बॉडी लैंग्वेज का रीडिंग तो था ही, अच्छा, नेचुरली, इन द सेंस मेरे फैमिली मेम्बर्स के आसपास इफ कोई मेंबर आंसर कुक करने की कोशिश कर रहा है या दिमाग में सोच रहा है कि मैं ऐसा आंसर दूं, आई कैन कैच इट बिफोर ही स्पीक्स, राइट। I can tell रहने दे, no need to cook an answer. तो ये I know the exact body movement when somebody, जिसको भी मैंने observe किया है, when a person lies, झूठ बोल रहा है वो, तो exact कौन सी body part move होएगी, I know it. Okay, when somebody is trying to cook a wrong thing. तो इसीलिए आप ट्विटर पे बहुत सारे मेरे ऐसे पोस्ट देखोगे जहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन है बाइडन वॉन्स इजराइल, तो फिर मैं ऊपर तुरंत ट्रांसलेशन देता हूँ कि अब हथियार का एक कंसाइनमेंट पहुंचेगा। तो रोकने के लिए नहीं बोल रहे, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं। हाँ, सो जितनी भी हेडलाइंस मैंने अभी तक जितनी भी ट्रांसलेशन करी है, सो फिर वो प्रेडिक्शन सच होता है, एग्जैक्टली वैसे ही होता है, स्टेटमेंट ऑपोजिट होता है। सो अ लॉट ऑफ हेडलाइंस आई कैन मेक आउट कि ये झूठ है। सर, अंतर्राष्ट्रीय विषय पर तो आएंगे आपसे बात करने, उसको थोड़ा और खोलेंगे जी। ये मैं बीच में कुछ पढ़ रहा था, हाँ, उसमें आपने कहा था कि सनातन इकोनॉमिक्स, एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड। ऐसा कोई इकोनॉमिक्स होता नहीं है सनातन, अभी तक तो मैंने कोई पढ़ा नहीं है। हाँ, ये आप कहाँ से लेके आते हो ये सब? नहीं, सो लेट मी टेल यू, मैंने सीए की मेरी पढ़ाई करी है। अच्छा। सो एज अ स्टूडेंट हमेशा ये रहा बैक ऑफ द माइंड कि इकोनॉमिक्स में ये बोला जा रहा है कि एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म है और कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है। हाँ, ये दो मॉडल्स हैं, और फिर
पासिंग रेफरेंस ये आता है कि अर्थशास्त्र पहला जिसमें कुछ इकोनॉमिक का कुछ एलिमेंट डिस्कस हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में, तो वो भारत में हुआ है. ओके. मॉडल्स 2 डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें एडम स्मिथ के बाद कीन्स से लेके सारे आ रहे हैं सीक्वेंस में. करेक्ट. ठीक है. वहाँ कार्ल मार्क्स के बाद उसका पूरा पढ़ाया जा रहा है कि कैसे कम्युनिज्म फैला, कैसे फ्रीबीज का पॉलिटिक्स चलता है. वो दोनों मॉडल्स भरपूर पढ़ाए जा रहे हैं. अर्थशास्त्र में बताया जा रहा है कि कुछ इकोनॉमिक का एलिमेंट है जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन हिस्ट्री में. सो पहले से एक ये तो था ही कि अगर एंशिएंट भारत का इकोनॉमिक्स इनका ही डेटा बता रहा है कि 1800 साल ऑन एन एवरेज 27% से ज़्यादा जीडीपी दिया है लास्ट 2000 में से, विच इज़ 85% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री जो हमारे पास अभी है. राइट. उसमें से 85% हिस्ट्री ये बोल रही है कि यू वर द मोस्ट कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड जीडीपी. राइट. राइट. तो कुछ तो सही होगा. हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब जो भी उल्टा सुल्टा हुआ है लास्ट 300 ईयर्स में हुआ है. सो यू मस्ट बी हैविंग सम सेटअप. राइट. तो एंशिएंट भारत का इकोनॉमिक मॉडल कैसे फंक्शन कर रहा था? तो एक तार जुड़ेगा अर्थशास्त्र के साथ, और दूसरा मैं खुद बिकॉज बहुत सारे हमारे भी इकोनॉमिक्स पे जो रहे स्कॉलर्स राइटर्स, आपको पता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उनका पूरा ट्रीटाइज है. ह्यूमन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से लेके दत्तोपंत ठेंगड़े जी के भी विचार हैं भारतीय इकोनॉमिक्स कैसा मॉडल होना चाहिए. तो सबके विचार तो रहे, बट सनातन इकोनॉमिक्स वर्ड मैंने उस पर से कॉइन किया जहां पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बिटवीन धर्म एंड रिलीजन. ओके. कि एब्राहमिक, उसी के साथ वर्ड मैंने कॉइन किया एब्राहमिक इकोनॉमिक्स. हाँ, मैंने वो भी पढ़ा था. सो यस. क्योंकि क्यों उसको एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म और कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म क्यों बोलेंगे, जब उसका बेस थॉट प्रोसेस जो आ रहा है वो एब्राहमिक इकोनॉमिक्स से आ रहा है, जो भारत और बाकी के विश्व में जो अंतर है, जो बाकी का विश्व बोलता है कि यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल. ये बाकी के विश्व का विचार है, रिलीजन का विचार है कि आपकी एक ही लाइफ है. यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल. राइट. भारत एक ही है जो उल्टा बोल रहा है. भारत बोल रहा है यू आर द सोल, बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल. मतलब आपकी लाइफ साइकिल्स हैं. हाँ. तो यू रीइंकार्नेट. जी. तो एंशिएंट भारत का जो इकोनॉमिक्स का मॉडल बनता है वो धर्म बेस पे बनता है कि आपकी लाइफ साइकिल्स हैं. उनका जो इकोनॉमिक मॉडल्स जो बनता है वो वन लाइफ के लिए बनता है. राइट. तो उसी के लिए जब आप उनका वेल्थ का डेफिनेशन देखोगे तो उनको फाइनाइट चीजों में वेल्थ नजर आ रहा है. हाँ. बॉडी को जो चाहिए. करेक्ट. करेक्ट. मटेरियलिस्टिक. उनको सोल के साथ कोई कनेक्शन नहीं. करेक्ट. आत्मा के साथ. सोल इज एक्चुअली डम वर्जन ऑफ आत्मा. इट्स नॉट करेक्ट वर्जन बट फॉर ट्रांसलेशन पर्पस. तो उनको कोई कनेक्शन नहीं है उससे. इसीलिए आप देखते हो प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे कनाडा के रिसोर्सेज चाहिए, मुझे मैक्सिको के रिसोर्सेज चाहिए, जबकि रिसोर्सेज की दिक्कत है ही नहीं अमेरिका को. दे आर नॉट लैकिंग रिसोर्सेज. करेक्ट. राइट. उनका रॉ मटेरियल रिसोर्सेज तो सब इंटैक्ट पड़ा है. उन्होंने यूज ही नहीं किया. उन्होंने तो करेंसी छाप के दूसरों का यूज किया है. राइट. तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम जब है ही नहीं. सो एब्राहमिक इकोनॉमिक्स में क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरी एक ही लाइफ है, तो उसके इकोनॉमिक मॉडल में किसी और के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको लूट के इकोनॉमिक्स चलाना है. राइट. इसी में उन्होंने अदरिंग का कॉन्सेप्ट बनाया, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स का. कि बिलीवर्स को अलग ट्रीटमेंट है, नॉन बिलीवर्स हैं तो वो इविल ही है, बाय डिफॉल्ट इज एन इविल. ओके. वही चीज जियोपॉलिटिक्स में उन्होंने कन्वर्ट करी कि एक डेमोक्रेटिक क्लब है वेस्टर्न और एक कम्युनिस्ट क्लब है, चलो क्लैश करते हैं. करेक्ट. राइट. दिस इज अदरिंग. नो. यस. बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स. करेक्ट. करेक्ट. जो भारत मना करता है. जब भी जयशंकर जी को पूछा जाता है कि आप ब्रिक्स में क्यों जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग टू SCO, आप यहां पे रहो, भारत बोलता है हम वहां भी रहेंगे, हम यहां भी पर भी रहेंगे. बिकॉज अदरिंग के कॉन्सेप्ट में तो हम मानते नहीं है. गुड कुड बी बोथ वेज.
Yeah. वहां भी गुड और इविल हो सकता है, यहाँ भी गुड और इविल हो सकता है। करेक्ट करेक्ट तो ब्लैंकेट सेपरेशन क्यों करना है? करेक्ट। तो हमने वो जियोपॉलिटिक्स को भी हमने तो रिजेक्ट करके रखा हुआ है, जो हर बार उनको कंफ्यूज करता है। जब भी भारतीय फॉरेन मिनिस्टर बैठते हैं स्टेज पे, तो वेस्टर्न एलिट को कंफ्यूजन होता है कि आप किस तरफ हो। उनको पूछा जाता है बार बार, आपने रशिया से ऑयल क्यों लिया? यू आर ऑन द फेंस। हाँ, आप डिसीजन नहीं ले रहे। हाँ तो फिर जयशंकर जी बोलते मैं मेरे लिए डिसीजन ले रहा हूं, मेरे लिए क्या सही है, विश्व के लिए क्या सही है। तो ये उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता है। धर्म का कोई भी कॉन्सेप्ट अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाले को डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि दूसरी कंट्रीज जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी इम्पोज करो, वहाँ पे रजीम चेंज कराओ, वहाँ पपेट बिठाओ, उस पर पॉलिसीज इम्पोज करके उसके नेचुरल रिसोर्सेज लूट लो और ऐसे अपना इकोनॉमिक्स चलाओ। करेक्ट। तो उनका अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मटेरियल इज वेल्थ। सनातन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इनफाइनाइट इज वेल्थ, विच इज ह्यूमन वैल्यूज। दैट इज अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, कि ह्यूमन सेंटर में होना चाहिए, लाइफ सेंटर में होनी चाहिए। तो तभी जब एआई पे प्रश्न आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो वेस्ट वाले बोलेंगे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिट्स, राइट। भारत ही है जो प्रश्न रखेगा कि फिर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का क्या। आर वी सेइंग के पुरुषार्थ नाम का कोई चीज ही नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष प्लस अर्थ, दैट विच गिव्स मीनिंग टू लाइफ। तो खाली पैसे कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। करेक्ट। ओवरऑल ग्रोथ भी होना चाहिए। नहीं, ह्यूमन जो है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ। बिना उसके तो फिर आपको ड्रग्स और गेम्स करता हुआ पाया जाएगा। हाँ। राइट। तो ये एस्पेक्ट वो देखते ही नहीं है, वो खाली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, नंबर्स। करेक्ट। दिस इज देयर इकोनॉमिक मॉडल, दिस इज नॉट अवर इकोनॉमिक मॉडल। तो आज सनातन इकोनॉमिक्स पे अगर मुझे पूछा जाए कि एआई के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मापदंड ये होना चाहिए कि आप कुछ प्रश्न पूछो, क्या इसके इस्तेमाल से ह्यूमन लाइफ बेटर हो रही है? ह्यूमन लाइफ बेटर मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी भी आ गई उसमें। हाँ। ओके, क्या इससे ह्यूमन लाइफ की हेल्थ बेटर हो रही है? क्या स्ट्रेस कम हो रहा है ह्यूमन लाइफ का? राइट। तो करें, आप इम्प्लीमेंट करें उसको। बेटर तो इज नॉट अ राइट वर्ड देन। आपने जो अभी समझाया उस विषय में ह्यूमन लाइफ इजी हो रही है, लेकिन बेटर तो नहीं हो रही है। सो कन्वीनियंस आ रहा है। हाँ, कन्वीनियंस आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, लेकिन ब्रेन शांत पड़ रहा है। नहीं, बिकॉज ब्रेन चलता नहीं। आज आप सोच के देखो, 30 साल पहले, ओके, जब फोन नंबर्स आए, लोगों को 10-10, 20-20 फोन नंबर्स याद रहते थे। हाँ। आज पूछ के देखो किसी को नंबर याद है? नंबर याद नहीं रहता कभी। सो टेक्नोलॉजी जितने बॉडी ऑर्गन्स को डंब करता जाएगा, यू इमेजिन द डैमेज विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज जो बच्चे कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हैं, और एक वो जनरेशन हुआ करती थी जो 1/4, 3/4 के टेबल्स जिनको पता थे। हाँ। समझ रहे हो डिफरेंस? कितना डंब होता जा रहा है जनरेशन विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रू, एब्सोल्युटली। दिस इज अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल। मैंने कभी इतना, मतलब इतने गौर से कभी देखा नहीं था इस विषय को। जब आप अभी समझा रहे हैं, हाँ। तो थोड़े अब काफ़ी सारे लूज एंड्स को कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। जी सर, ये बताइए, आपने जब बाइडन के बारे में भी प्रेडिक्शन दिया था, तो लोगों का आपके प्रति कैसा वो रिएक्शन आया था? काफ़ी प्रो हो गए थे पहले, फिर बाद में कि भाई ये सब ऐसे ही कुछ करते हैं, कई सारी चीज़ें मैंने सुनी थी। हाँ। तो सर वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए ना। नहीं, देखें, जब प्रेसिडेंट बाइडेन का रूल चल रहा था, इनफैक्ट प्रेसिडेंट बाइडेन की जब ओथ हुई उससे 7 दिन पहले मैंने पूरा सीक्वेंस बता दिया था कि इनके टर्म में ऐसे 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 होने वाला है, और लास्ट आउटकम हाउसिंग क्रैश और इकोनॉमिक क्राइसिस से होने वाला है। हाँ, करेक्ट। ठीक। तो विच इज़ एन ऑब्वियस क्रिटिसिज्म, क्योंकि डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसी रही इलीगल्स लाने से लेके, पता ही था हाँ। कि पूरा ऐसे चल रहा है। तो वो सारा सच हुआ पूरे टर्म में। मैंने बराबर भरपूर क्रिटिसाइज किया। अब आप मुझे ये बताएं
कि अमेरिकन सिटीजन्स के लिए अगर कोई मुझे पूछता है कि उनके लिए कौन सा कैंडिडेट सही होता, कमला हैरिस और प्रेसिडेंट ट्रंप में से, तो साफ जवाब है प्रेसिडेंट ट्रंप, जो मैंने तभी दिया था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ओके। अब इनके टर्म में भी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, हाँ, जो चुभ रहे हैं लोगों को, करेक्ट, राइट। सो इन्हें लगता है कि वंस यू हैव मेड अ चॉइस आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होता है, राइट। अगर रॉन्ग पॉलिसीज चल रही है या रॉन्ग तरीके से, और स्पेशली मैं तो भारत के इंटरेस्ट से देखूंगा, हाँ, राइट। माई व्यू इज नॉट अमेरिकन इंटरेस्ट, करेक्ट, माई व्यू इज भारतीय इंटरेस्ट, राइट। राइट। सो भारतीय इंटरेस्ट से जो भी उनका फ्लिप फ्लॉप्स रहेगा पॉलिसी में, जैसे अभी 2 तारीख से वो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है, और जिस प्रकार से उनका कुछ और, उनका और इलॉन मस्क का आप देखते ही हैं ट्विटर पे, किसी भी लीडर को टैग करके कुछ भी बोल देते हैं। सो ये जो रवैया है फ्लिप फ्लॉप्स का, पॉलिसी का, तो टाइम टू टाइम मैं उसको भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी जितना आप सोच रहे हैं। करेक्ट। हमने यूके में हमने एक्सपीरियंस किया है कि वो कभी भी कियर स्टामर को इलॉन मस्क टैग करेगा, हाँ, और फिर कियर स्टामर की हाँ, जो कुर्सी उसको हिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ। क्या ये सफल है? क्या ये सफल होंगे नहीं, इसमें? देखिए इनका एटीट्यूड मैं बता रहा हूँ, अभी टेम्पररी इनका माइंडसेट ये है कि हम कुछ भी करें, प्लीज डोंट माइंड, ओके, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उनको लगता है कि उनका हक बनता है वो कैसे भी बिहेव करें, रिएक्शन शुड नॉट कम। करेक्ट। मतलब आज बच्चा जो बोलते हैं ना घर में, बच्चे जैसा हालत है। सो ट्रेड डील करेंगे, 2 दिन बाद रिवर्स कर लेंगे, तो यू शुडंट माइंड, ओके, दैट इज द फ्रेम ऑफ माइंड दे आर इन, राइट, विच इज नॉट फेयर। तो क्रिटिसिज्म तो होगा, यू कांट सेव योर सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म। वैसे ही एक्स प्लेटफॉर्म पे आप बहुत बात करते हो फ्री स्पीच की, सो व्हाई नॉट टेक समथिंग फ्रॉम हियर एज वेल। नहीं वो है तो और फिर एक बात समझनी पड़ेगी कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जैसे ट्रम्प टावर्स बनेंगे, इलॉन मस्क का टेस्ला और स्टारलिंक कंट्रीज पे इम्पोज किया जाता है, राइट। तो वी न्यू कि एंट्री होने ही वाली है। सो मैंने तभी भी बता दिया था कि ये लोग आएंगे ही, राइट, पता ही था। बिकॉज देखिए एक ये चीज़ होती है कि पीछे से डिसीजन कोई और ले रहे हैं और आपको 4 साल का टर्म मिला है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी ऐसे ही होगा कि मैं अपना पर्सनल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, राइट। जब करने को मिलने ही नहीं वाला जो मैं सोच रहा हूँ, मैं इलेक्ट हुआ हूँ, तो फिर 4 साल फिर मैं अपना ही प्रॉफिट क्यों ना कर लूँ। हाँ, दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो पहले ही दिन हमने पहली बार ऐसा देखा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी पहले ही दिन सिटीजन्स को स्कैम कर दिए, ट्रम्प कॉइन और मिलानिया कॉइन निकाल के, और पूरा इलेक्शन कैंपेन का पैसा निकाल लिया एक ही दिन में। ऐसा कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में, कभी सुना है? बट दे आर एबल टू डू इट, दे डिड इट, और किसी ने एक आवाज नहीं निकाली, दे डिड इट, दे ओपनली डिड इट। आप मुझे बताओ कि कौन सा गवर्नमेंट का इलेक्टेड लीडर अपना कॉइन निकाल के प्रॉफिट करके निकल जाता है मार्केट में से पहले ही दिन? आई हैव नॉट सीन एनी। सो सब चुप हैं, सुन रहे हैं। आज इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम खुद एक्सपोज कर रही है कि USAID से हम क्या क्या कर रहे थे, कौन सी कंट्रीज में, करेक्ट, राइट। आपने एक आवाज सुनी है किसी कंट्रीज की बोलते हुए किसकी भी नहीं? अब आप एडमिट कर रहे हो तो लाओ हमारे रिपेरेशंस दो? सुना किसी को? एक भी नहीं। और ये सारी कंट्रीज जितनी भी विक्टिम्स रही बाइडेन टर्म में या पिछले ओबामा टर्म में, जब भी ये सब सारी कंट्रीज जब बोल रही थी और एलिगेशंस डाल रही थी, तब अमेरिका का क्या बिहेवियर था? आज सब एक्सपोज हो रहा है थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड इलॉन मस्क कि हमने रिजर्व करेंसी का स्टेटस एक्सप्लॉइट करते हुए ये कंट्रीज में ये हरकतें करी है, प्रोटेस्ट फाइनेंस किए हैं, टेरर फाइनेंस किया है, हमने साबोटाज करवाया, हमने क्रिश्चियन मशीनरी को डॉलर सबमिट करे हैं, डिपॉजिट करे हैं। ये सब एडमिशन आ रहा है,
सारी कंट्रीज चुप है, पिन ड्रॉप साइलेंस। आपने कभी यूनाइटेड नेशन से सुना एक शब्द कि जब आप एडमिट कर रहे हो क्राइम को, गिव रेपरेशंस? मैंने यूएनएससी ले लो या फिर WHO ले लो या कोई भी, दे हैव नेवर हैव गिवन अ बोल्ड स्टेटमेंट। नहीं, उनके बस की नहीं है। जब बॉडीज ही डॉलर फंडेड है, जब आपका बजट डॉलर से चल रहा है, तो आप कहाँ से मुंह खुलेगा आपका? सर, तो आपके प्रेडिक्शन में टैरिफ के बारे में क्या विचार है? नहीं देखें, ये जो टैरिफ टेररिज्म कई लोग टाइटल देते हैं। हाँ, अभी 4 दिन पहले बाबा रामदेव से मिला था, तो बाबा रामदेव ने भी उनको वही कहा कि ट्रम्प टैरिफ टेररिज्म कर रहा है। हाँ। सो ये क्या है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इकोनॉमिक्स की टीम है, ये मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया था कि टैरिफ्स तो आएंगे। उनके आने से पहले दे दिया था मैंने प्रेडिक्शन। इसका कारण ये है कि उनका सोच ये है कि जब रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं था डॉलर का, और पहले का जो पीरियड रहा यूएस का, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक ही इनकम था, विच वॉज टैरिफ्स। इनकम टैक्स तो था ही नहीं अमेरिकन के ऊपर। हाँ, ओके, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प वो सुई घुमाना चाह रहे हैं, हिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक एवरेज अमेरिकन के पास इतनी सहूलियत थी कि वो फुल टाइम हाउसवाइफ अफोर्ड कर पाता था, अपना खुद का घर, 3-4 बच्चे, 2 कार, विदाउट एनी लोन्स। अब ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब ये डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा हाँ, डिफिकल्ट जब से रिजर्व करेंसी स्टेटस आया है और टैरिफ पॉलिसी गई 1945 के आसपास, मतलब ब्रेटन वुड्स के बाद बेसिकली, तब तक टैरिफ की पॉलिसी थी। और लास्ट उससे प्रीवियस सेंचुरी में तो पूरा ही 100% रेवेन्यू ही टैरिफ पे था। हाँ, कि फॉरेन गुड्स जो अमेरिका में आ रहे हैं उसी पर टैक्स लगा के देवर अर्निंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ ले जाना चाह रहे हैं, जो एक टर्म में पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन 1 टर्म पूरा रिवर्सल। पर स्टार्ट भी करना चाह रहे हो तो आप मुझे सिंपल सा कोई मुझे समझा दें कि $10 का चाइनीज़ प्रोडक्ट है, आप बोलते हो मैं 100% टैरिफ आप धमकी दे रहे हो, 100% मैं टैरिफ लगाता हूँ, तो $20 अमेरिकन सिटीजन को पे करने हैं ना। हाँ, उसमें चाइना को क्या है? इसमें कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि क्या अमेरिकन प्रोडक्ट आप $20 पे भी बना सकते हो क्या? पहले ये बताओ ना। जब आप किसी कंट्री को टैरिफ थ्रेट दे रहे हो, तो क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन बन चुका है? आपका चड्डी बाहर से आ रहा है, आपका कोम बाहर से आ रहा है, आपका शर्ट बाहर से आ रहा है, जीन्स बाहर से आ रहा है, शॉर्ट्स बाहर से आ रहा है, शूज बाहर से आ रहा है, सॉक्स बाहर से आ रहा है, बेल्ट बाहर से आ रहा है। आप धमकी किसको दे रहे हो? आप खाली प्लेन्स बनाते हो, वो भी एक भी वॉर आप जीते नहीं हो। हैव यू वन अ सिंगल वॉर? वॉर कहाँ लड़ी है? खुद के लैंड पे कहाँ वॉर लड़ते? सो इट्स अ मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। अफगानिस्तान में डेजर्ट पे मिसाइल ठोक दिया, एक बिल्डिंग में करेंसी छापा, बाजू में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को पास ऑन कर दिए पैसे। इट वाज अ मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, विच इज व्हाई यू डिडंट विन एनी वॉर, क्योंकि विन करने का पर्पस था ही नहीं जब आपका। राइट, ऑब्जेक्टिव ही कुछ और था। ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग था। सो अभी पकड़ा है ना इलॉन मस्क ने, देयर वर 14 मैजिक प्रिंटिंग मशीन पकड़े गए हैं। हाँ, विच आई वाज सेइंग कि मैजिक प्रिंटिंग मशीन है, बैक बाय नथिंग। तो 14 मशीन पकड़े जा चुके हैं। सो ये हालत है। वैसे करेंसी सभी कंट्रीज की फियाट है, तो एवरीबडी इज प्रिंटिंग आउट ऑफ थिन एयर ओनली, बट हमारे पास प्रोडक्टिविटी है विच कैन बैक इट अप। आज एवरेज इंडियन सिटीजन के घर में गरीब से गरीब भी होगा तो भी आपको 5 तोला गोल्ड मिल जाएगा। राइट, आई मीन यस, आप कह सकते हो ये बात। राइट, सो द फैक्ट इज कि वी कैन बैक इट अप विथ अवर प्रोडक्टिविटी। तुमने तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना को पास ऑन कर दिया। यू आर डूइंग नथिंग एंड हाउ कैन यू गिव थ्रेट्स? अब सोच के देखो, 5 साल और अगर रिजर्व करेंसी स्टेटस चलता है इनका, तो चाइना विल टेक ओवर योर एंटायर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। पूरा सप्लाईज चाइना से आ रहा है। हाउ कैन यू, मतलब अब उस पॉइंट पे आ चुके हो जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ यू आर कंटिन्यूइंग विद द रिजर्व करेंसी स्टेटस, तो चाइना तुम्हारा पूरा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कब्जा कर लेगा 5 साल में। या तो अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस खोलो,
सो गिव अप ऑन दैट. तो सर जो क्या आप इशारा डी डॉलराइजेशन पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वही 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 उसी डायरेक्शन में जा रहा है ये, क्लियर. पर ट्रम्प ने तो काफ़ी बोल्डली कहा है कि डोंट इवन थिंक ब्रिक्स. he has to address his voters, so he will speak like that. लेकिन बहुत क्लियर है कि वो पूरा EU को डी डॉलराइज कर रहे हैं, वो NATO को डी डॉलराइज कर लेंगे, और जैसे यूनाइटेड नेशन डी डॉलराइज हो जाता है वी शुड बी एबल टू गेट द सीट. ओह राइट. तो ये क्या प्रेडिक्शन है? जब तक ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज डी डॉलराइज नहीं हो जाती, जब तक इनका बजट डॉलर से डोमिनेटेड रहता है, तब तक मल्टीपोलैरिटी स्थापित नहीं हो सकती. तो अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जाना है तो ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज का डी डॉलराइजेशन इंपॉर्टेंट है. तो आपका प्रेडिक्शन क्या है, कब हो रहा है डी डॉलराइजेशन पूरा? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है इस पे कि वी कैन नॉट अफोर्ड NATO एक्सपेंसेस. यूरोप खुद से निकाले अपने पैसे, वी डोंट हैव द मनी. और भारत की UN सीट कब मिलेगी? आई थिंक 2028 में हमारा एंट्री हो रहा है इन द सिक्योरिटी काउंसिल, जो नॉर्मल लैप्स के बाद जो होता है. सो मच बिफोर दैट इट शुड बी द केस. ओके. बट मेरा ये पर्सनली, अगर मुझे पूछता है कोई, तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप प्रूव नहीं करते थे कि यू डिजर्व इट, विच इज you have to take POJK back. You have to show the military might. That is a deserving position. तो POJK To take the seat. अपने दूसरा जो अभी आजकल कई जगह सुन रहे हैं हम लोग, हाँ. POJK क्या जुड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि जब तक हम ले नहीं लेते, तो क्या उसका भी कोई प्रेडिक्शन है कि कौन से तरीके? नहीं, देखिए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इसको इलेक्शन से पहले, बट वी लॉस्ट बिपिन रावत जी मिडवे. वरना मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले हो जाता. मैंने दिया था प्रेडिक्शन ये, बट वी लॉस्ट CDS रावत. CDS रावत जी की बहुत बड़ा लॉस जिस तरह से हुई, वो भी एक सवाल था. और वो डेथ, वो डेथ, वो मतलब वो क्या था क्या नहीं, कभी कुछ बाहर आने नहीं दिया मुझे. नहीं, बाहर चाहे आया हो ना आया हो, इतना तो क्लियर है कि कभी भी पूरी कोर टीम एक व्हीकल में ट्रैवल नहीं करती. इतना मिनिमम डिसिप्लिन तो गुजराती फैमिलीज में होता है, बिजनेस फैमिलीज में, कि सारे फैमिली मेंबर्स एक कार में नहीं जा रहे. सो अगर आपने लैप्स किया है डिसिप्लिन का, तो फिर एनिमी फ़ायदा उठाएगा. तो सर ये बताइए, डी डॉलराइज होगा तो फिर इंडिया की रुपी और डॉलर की वैल्यूएशन में भी बदलाव आएगा? जी बिल्कुल. तो उसका क्या प्रेडिक्शन है आपका? मैंने आई थिंक 3 साल पहले 2029 के लिए 3 रुपीज़ प्रेडिक्ट किया है, और इस साल के लिए मैंने 60, 65, 70 का रेंज बोला है इस ईयर एंड तक. सो लेट्स सी कैसे जाता है. सर 29 में 3 रुपीज़ में पूरा दुनिया हिल जाएगी सर? नहीं, बिकॉज आई थिंक जो कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे इलॉन मस्क का रिसेंट स्टेटमेंट आया था कि करेंसी का कोई रोल ही नहीं है, एक्चुअली यू आर जस्ट एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे डॉलर का रेट, सपोज फॉर एग्जांपल, खाली हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज डॉलर का रेट होता है 50, तो इंडियन जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल है, जहाँ पे हम वन लाइफ में बिलीव नहीं करते, मतलब हमारे सारे फैमिली मेंबर्स की इनकम कंसोलिडेट होती है और पर मेंबर एक्सपेंडिचर मिनिमम आता है, राइट? तो इंडियन मॉडल के हिसाब से अगर 50 रुपीज़ भी रेट होता है तो भारतीय लोग सब कुछ परचेज करना शुरू कर लेंगे, सब कुछ. करेक्ट. ठीक. तो अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी, वेस्ट का सब कुछ परचेज करना शुरू कर लेंगे, मैं ये बता रहा हूँ. ओके. राइट. सो मुझे नहीं लगता ये अलाउ किया जाएगा, जिसका साफ मतलब होता है कि जितना जितना बैरियर्स वो लगाते जाएंगे कि अब फॉरेन सिटीजन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, यहाँ प्रॉपर्टी लेंगे तो 100% इतना टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे कर करके बैरियर्स वो लगाते जाएंगे. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसा उन्होंने एशिया को मूर्ख बनाया इतने साल,
करेंसी छाप के रियल प्रोडक्ट्स लेके गए। हाँ। मुझे नहीं लगता कि जब ब्रिक्स प्लस की करेंसीज एप्रिशिएट होगी तो वो अपनी कंट्रीज को पोल्यूट करके आपको प्रोडक्ट्स देने वाले हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जितना जितना डिनाई किया जाएगा उतना रेट का गैप नीचे आता जाएगा। अच्छा, और ये साल आप 65 प्रेडिक्ट कर रहे 65 70 60 65 70। हो, कितनी खलबली आप उम्मीद कर रहे हो ऐसा होने पर? वेल बहुत सारी चीज़ों के मार्जिन्स फिर बचते नहीं हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट वाले सेक्टर में। बट क्राइसिस तो है उनके लिए, बहुत बड़ा ये क्राइसिस है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो क्या सर ये मोदी जी का जो मेक इन इंडिया जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा आपको? इससे नहीं, उससे बेनिफिट होगा। अच्छा। क्योंकि जितना जितना डी डॉलराइजेशन होता है उतना उतना करेंसी का पावर आपके पास वापस आता है, और जितना करेंसी का पावर आपके पास वापस आएगा उतना कम रेट पे आप एंटरप्राइजिंग के लिए स्टूडेंट्स को दे सकते हो पैसा इनोवेशन के लिए। जैसे लास्ट 30 ईयर्स अमेरिका का 0 to 3% इंटरेस्ट रेट रहा, विच इज़ एज गुड एज फ्री मनी। करेक्ट, या फ्री मनी में कोई भी इनोवेट कर लेगा, राइट? इंक्लूडिंग यूके। हाँ, यूके में भी हमको लिटरली लाइक सो वही ना, दैट इज 20% रिजर्व करेंसी स्टेटस ऑफ यूरो, उसी का बेनिफिट यूके को भी है ना। हाँ। So this is how they were running their countries. Actually, they are bankrupt. Okay. So, but with the reserve currency status, they are exploiting and enjoying this financial colonization. तो थोड़ा आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो यूके का जो पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन था, हाँ, उसको यूएस ने फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन में कन्वर्ट किया। कैसे? यूके बोल रहा था तुम मेरे स्लेव हो, मेरे लिए मुफ्त में काम करो, मैंने लॉ पास किया है, आई एम रूलिंग योर टेरिटरी। यूएस ने बोला नहीं, तुम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ले लो, मुफ्त में काम करने की जरूरत नहीं, मैं करेंसी छापता हूं, आई विल मेक द पेमेंट। सो बाकी के वर्ल्ड का करेंसी का वैल्यूएशन डिमांड एंड सप्लाई बेस रहा, सिवाय यूएस के। ये आपने, आई गेट दैट एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादातर सभी करेंसी का जो कंपैरिजन होता है वो अगेंस्ट डॉलर होता है। सो दैट इज ट्रू, सो ट्रू, यू नो। सर ये बताइए, जब हम लोग ये डी डॉलरेशन के बाद और डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट रुपी, मतलब जब रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, तो सर ये मेक इन इंडिया को जो अभी जो प्रधानमंत्री जी जो पुश कर रहे हैं, क्या इसका एक्सपोर्ट, क्या इसकी रीच टुवर्ड्स एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, या इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल टफर? देखिए, मुझे इसमें बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। सबसे पहले तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हो तो भारत एक एक्सपोर्टर कंट्री रहा। करेक्ट। पर वो जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी, दैट वाज फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। ओके, उसके अंदर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जा रहे थे जो बाकी का वर्ल्ड का एलीट यूज कर रहा था। वहाँ का बाकी के कंट्रीज का रिच वर्ग, चाहे टेक्सटाइल हो, सिल्क हो, स्पाइसेस, ये सब जो ट्रेड रूट्स रहे, हाँ, जो भारत से एक्सपोर्ट होता था। करेक्ट। ओके, खाली जो एलीट है खाली वही अफोर्ड कर पाते थे भारतीय प्रोडक्ट्स। ओके, तो मास मैन्युफैक्चरिंग की जगह कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग था एट अ मास लेवल। राइट। लेकिन specific. मैन्युफैक्चरिंग बाय मासेस, मतलब एक एक घर मैन्युफैक्चर कर रहा था, नॉट एन इंडस्ट्री। नॉट एन इंडस्ट्री। और वो कस्टमाइज प्रोडक्ट से, नॉट अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। दैट वाज द मॉडल ऑफ एंशिएंट भारत। एंशिएंट भारत, करेक्ट। अब जो हम एक्सपोर्ट मॉडल की अभी जो बात कर रहे हैं, उसमें ब्रिक्स प्लस आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है कि तुम करेंसी छाप रहे थे और हमारा रियल प्रोडक्शन लेके जा रहे थे, मतलब डॉलर की परचेजिंग पावर से तुम तय कर रहे थे कि यहाँ पे कौन सी सिटी पोल्यूट होगी। करेक्ट। अब ब्रिक्स प्लस ये बोल रहा है तुम तुम्हारी सिटीज पोल्यूट करो, तुम्हारे लेबर को एब्यूज करो, रियल प्रोडक्ट बनाओ, उस प्राइस पॉइंट पे लेके आओ जहां पे ब्रिक्स प्लस उनको परचेज कर सके, फिर यहां से रियल प्रोडक्ट लेके जाओ। दिस इज डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन। ओके, दिस इज द मॉडल। तो तुम्हारे रिसोर्सेज तुम इंटैक्ट रखते हो, तुम्हारा क्लाइमेट तुम क्लीन रखते हो,
करेंसी छाप के यहाँ से रियल प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, ऊपर से क्लाइमेट के रिपोर्ट्स हमारे पे निकालते हो, ये नहीं चलेगा. करेक्ट. ओके, सो बेसिकली जो यूनिपोलर वर्ल्ड था जहाँ पे चाइना में सब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है और अमेरिका करेंसी छाप रहा है, करेक्ट. मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब बोला जा रहा है चाइना +10 मैन्युफैक्चरिंग, $10 +10 करेंसीज. Let everybody have the burden of bad climate. Let everybody use their natural resources. करेक्ट. Let's split the labor abuse as well. करेक्ट. या तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा. किसी एक जगह पे सब सारा प्रेशर नहीं होगा. इट्स लाइक दैट इज व्हाट, अगर आप जयशंकर जी की कुछ स्पीचेस देखें तो वो बोलते हैं सप्लाई चेन के बारे में कि कोविड में कितने वल्नरेबल पाए गए जब एक जगह पे डिपेंडेंट हो गए हर चीज के लिए. राइट. तो दैट इज व्हाट मल्टीपोलर वर्ल्ड इज, कि इंग्लिश +10 लैंग्वेजेस, $10 +10 करेंसीज, चाइना +10 मैन्युफैक्चरिंग. सर आपने डीकम्युनाइजेशन का भी, डीकम्युनिज्म है, ऐसे आपने कई सारे डीज यूज किए हैं जी. वो क्या भेद है? नहीं देखें, ये जो पूरी थीसिस हैं, डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डी मिशनराइजेशन, डी कोलोनाइजेशन एंड डी कम्युनिज्म, तो क्या ये लिंक्ड है सर? ये सारी लिंक्ड है. कैसे? सारी की सारी रिजर्व करेंसी स्टेटस से लिंक्ड है ये. अच्छा. ओके, तो ऐसा नहीं है कि रेडिकलाइजेशन पहले नहीं था. रेडिकलाइजेशन क्योंकि वो फंडामेंटल्स में है, स्क्रिप्चर्स में, ओके, रिलीजियस बुक्स में, उसमें सैंक्शन किया गया, प्रूव किया गया है कि ये सब कर सकते हो आप ऐसा. सो रेडिकलिज्म वाज ऑलवेज देयर. लेकिन सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी ने जो जियोपॉलिटिक्स खेली अपना करेंसी स्टेटस रखने के लिए, उसने हर एक रीजन में बकेट्स खड़े कर दिए. हर एक देश को बोला गया तुम्हारा बाजू वाला चोर है, उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं, सो यू कंटिन्यू विद द $. बाय डिफॉल्ट. अगर वो सैंक्शन होने वाला है तो आप डॉलर में कंटिन्यू ही करोगे ऑब्वियसली. राइट. तो एक नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स दिए गए, बाजू वाले को सैंक्शन किया गया. राइट. तो बड़ी इंटरेस्टिंग और विचित्र सी बात है कि कोई भी हमारे हिस्टोरियन ने आज तक ये नहीं पढ़ाया कि हमारा पार्टीशन $. की वजह से हुआ है. सबने यही पढ़ा, जिन्ना मांग रहे थे, ये वो. बताओ ना कि कौन US प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने प्रेशर किया चर्चिल को, और वो जो पूरा डिस्कशन वहां पे चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्टालिन को बोला गया कि तुम इंडिया को रखो. स्टालिन वॉज सरप्राइज्ड कि ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल सोशलिस्ट रशिया को क्यों दे रहे. तो US के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तुम इंडिया को रखो, उसमें सोशलिज्म इंपोज करो, लेट्स नॉट डिस्कस विद चर्चिल. ये बाहर क्यों नहीं आता है कि आपका पार्टीशन डॉलर ने करवाया? दिस इज अ न्यू रिवीलेशन. नहीं, कोई बता नहीं रहा है. बताओ ना कि 2 बकेट्स खड़े करने थे, जहां जहां जो रीजन में उनको बाजू में एनिमीज नहीं थे, उन्होंने एनिमीज खड़े किए आपके. एक भाग सोशलिस्ट को दिया, एक खुद रखा, सैंक्शन किया एक भाग को डॉलर और आर्म्स दिए, आप झगड़ते रहो आप. तो इन्होंने पूरे रीजन में ये किया. यूरोप खड़ा है रशियन बॉर्डर्स पे, रशिया खड़ा है चाइनीज बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है इंडियन बॉर्डर्स पे, इंडिया खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर्स पे, अफगानिस्तान खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, ईरान खड़ा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, इजराइल खड़ा है ईरान बॉर्डर्स पे. एक सेट ऑफ नेशन को डॉलर और आर्म्स दिए गए, बाजू वाले को सैंक्शन किया गया. और उसमें ये सारे हॉटस्पॉट खड़े हुए आपके, यूक्रेन, POJ, ताइवान, नॉर्थ साउथ कोरिया, इजराइल, ईरान, ये सारे हॉटस्पॉट्स इन्होंने खड़े किए. सो ये नहीं आता है. तो और बार बार बोला जाता है कि 1991 तक हमारा तो पूरा गवर्नेंस सोशलिस्ट था. आप ये क्यों नहीं बताते कि इंडिया को ऑलरेडी पकड़ा दिया गया था सोवियत यूनियन को? ये क्यों नहीं बताते? राइट. तो वो ये मीटिंग बताओ ना, स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच जो हुई, जिसमें रूजवेल्ट बोल रहे हैं कि चर्चिल के साथ डिस्कस मत करना, इंडिया तुम रखो. एंड स्टालिन इज प्रेजेंटली मतलब सरप्राइज्ड कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है. क्यों मिल रहा है उसको पता भी नहीं क्यों मिल रहा है. दिस इज फॉर द $. मतलब उस टाइम से ये जी. अब पढ़ो ना, रिकॉर्ड्स पढ़ो ना. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट रेडी टू गिव अवे इंडिपेंडेंस. उनको फोर्स कर रहे हैं US प्रेसिडेंट, करो इंडिपेंडेंट.
राइट। सो पता नहीं है लोगों को कि डॉलर की वजह से पार्टीशन हुआ है, और हमारे साथ ही इजराइल और पैलेस्टाइन का खड़ा किया बकेट, 2 बकेट्स उसी पीरियड में। आपने उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दिया था जी, इजराइल, तो उसके बारे में बताइए। ग्रेटर इजराइल। हाँ जी, मैंने ये प्रेडिक्शन 3.5-4 साल पहले दिया था कि सऊदी अरेबिया विल बी अ जूइश मेजॉरिटी, ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी एंड यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री। Is तो it? हाँ, तब सब हंस रहे थे, पर अब यूएई का थोड़ा थोड़ा सिग्नल दिखता है सबको, और ग्रेटर इजराइल का तो मैप ही आ चुका है। सो नाउ आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। उन्होंने मैप ही डाल दिया, आईडीएफ पैचेस लेके घूम रहे हैं जहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सऊदी अरेबिया के और बाकी अरेबिक नेशंस का लैंड दिख रहा है उसके अंदर मैप में। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा, मैं मेरी जियोपॉलिटिक्स बुक में मैंने इसको कवर भी किया है कि पूरे विश्व में 2 ही चीज़ें हैं, एक है जम्मू और एक है जेरूसलम। इसके अलावा विश्व में कुछ नहीं है, Right. 2 ही चीज़ें हैं। तो जम्मू बेल्ट पे आपको 2 धर्म इंडस पे मिले और 2 धर्म आपको गंगा में मिले, करेक्ट, ये जम्मू बेल्ट में से। यस। जेरूसलम बेल्ट में से आपको 2 अब्राहमिक रिलीजन मिले। पूरा वर्ल्ड इतना ही है बस, जम्मू एंड जेरूसलम। ठीक है, इसीलिए मुझे बार बार जब एलिगेशन आता है, क्योंकि मैंने इजराइल की विजिट भी मेरी हुई थी, तो बार बार ये एलिगेशन आता है कि मोसाद का एजेंट है ये। वैसे मुझे मल्टीपल कंट्रीज का एजेंट बना दिया गया क्योंकि वो यूक्रेन भी सही हुआ है, एलएसी स्टैंड ऑफ सही हुआ है। Exactly. तो चाइना, रशिया, यूक्रेन में इन सब का एजेंट हूँ अब। सो जिस कंट्री के बारे में आपने फॉरन में बोला, जिसका you are सच agent होता है उसका मैं एजेंट हूँ। तो ये सिंपल लॉजिक मैंने जियोपॉलिटिक्स की बुक में दिया है कि अगर जेरूसलम गिरता है तो पूरा रेडिकलाइजेशन आके जम्मू पे टूट पड़ेगा। ओके, सो जेरूसलम हमारा एक तरीके से आउटर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट। उसको हम नहीं गिरने दे सकते। चाहे कुछ भी हिस्ट्री रहा हो, डीप स्टेट में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा हो और उनके क्या क्या एक्टिविटीज रही हो, दैट थिंग्स असाइड, डी रेडिकलाइजेशन इज द प्रायोरिटी फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए। बाकी का फिर देखा जा सकता है। सर, क्या प्रेडिक्शन है आपका डी रेडिकलाइजेशन के बारे में? जी, मैं कब तक वही समझा रहा हूँ मैं कि जो मैं लिखता हूँ मेरे ट्वीट्स में कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा, विच इज सऊदी अरेबिया। ओके, दिस इज द वर्ड आई यूज। सो इधर से यूएई बिकम्स अ हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया बिकम्स अ ज्यूइश मेजॉरिटी, and that is where Jammu meets Jerusalem. Okay, so de-radicalization is the priority for us, और it is very natural। मैं ये बता दूँ, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है ये पार्टनरशिप में, क्योंकि आप एक चीज़ समझ के देखो कि गुजरात का सोमनाथ और काबा दोनों सेम लाइन में आता है, बिल्कुल वैसे जैसे केदारनाथ और इजराइल का टेम्पल माउंट दोनों सेम लाइन पे आता है। और इस पर रिसर्च होना चाहिए कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है तो क्या 12 ज्योतिर्लिंग आउटर भारत में भी थे क्या? इस पर रिसर्च होना चाहिए एक्चुअली। करेक्ट, राइट, सर्कुलर मोशन में। सो अंडरस्टैंड कि ज्यूइश बाइबल में आज भी संस्कृत में वो शब्द लिखे गए हैं कि भारत से पूजा करने का सामग्री आता था, लिखा हुआ है उसमें। जूइश के बाइबल में, ज्यूइश बाइबल में संस्कृत वर्ड्स में लिखा गया है कि इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती आ रहा है, पूजा का सामग्री भारत से आ रहा है। राइट, टेम्पल माउंट में। अब आप सोच के देखिए टेम्पल माउंट में क्या होगा। ओके, पर ये चीजें कभी बाहर आने नहीं देती। नहीं आता नहीं ये सब चीजें बाहर। तो सऊदी अरेबिया से ही उसी रूट से ट्रैवल करके इजराइल जा रहा है ना वो, टिल टेम्पल माउंट। ओके, वो पूरा जो जिसको कारवां शब्द बोलते हैं, दैट इज व्हाट कैरावैन, कैरावैन जो भी बोलो इंग्लिश में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डॉलर की पुश से अच्छा खासा डी रेडिकलाइजेशन हुआ है और पेट्रो डॉलर का बहुत बड़ा रोल था। आपके पूरी ज्योग्राफी में ब्लैक बुर्का 1971 से पहले ब्लैक बुर्का देखे किसी ने भारतीय सब उपमहाद्वीप में? इस तादाद में किसी ने देखे हैं क्या? आप मुझे बताएं, आपके
बॉलीवुड की सारी सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स कैसे आने लगती है, अचानक से खान कैसे बॉलीवुड में आ जाते हैं। सर बॉलीवुड पे तो मुझे आना है आपके साथ, उस पर जी। भी बात करनी है। जी, तो पूरा रेडिकलाइजेशन प्रोसेस फंड हुआ है 2 बकेट्स खड़े करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के रिजर्व करेंसी स्टेटस के लिए। सर ये जॉर्ज सोरोस के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ, और इज इट द सेम ब्रिगेड? इट्स अ पार्ट ऑफ सेम टूल किट्स ओके। जो ये 2 बकेट्स एनहेंस करते हैं हर एक रीजन में। तो साबोटाज का पूरा एक वेस्टर्न हेजिमोनी का मॉडल है। ओके, पहले वो आइडियाज़ लेके आएंगे। क्या क्या आइडियाज़ लेके आते हैं, सुनने में बड़े प्यारे लगते हैं। ह्यूमन राइट्स, हाँ, रिलीजियस फ्रीडम, हाँ, फिर अनाथ बच्चों के लिए, राइट, LGBTQ सब जो डिप्राइव्ड मासेस, ये वो, हाँ, इस प्रकार के फैंसी शब्द बनाते हैं वो। हाँ, ओके, पहले आइडियाज़ लेके आएंगे, हाँ, फिर सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स मतलब कि अगर डायबिटीज़ हैं तो वो तय करेंगे कि इस मेजर से इस मेजर में आता है, Is a देन normal. ओनली इट इज़ डायबिटीज़। ओके, तो आपको परमानेंट कस्टमर बनाने का सिस्टम। अब आयुर्वेद में कुछ क्योर है या कुछ आयुष ऑल्टरनेट मेडिसिन में है, हाँ, तो उसको क्योर माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो भी वो लोग वो ही डिसाइड करेंगे। वो मेजर करके बताएंगे। हाँ, सो स्टैंडर्डाइजेशन वो फिक्स करते हैं कि शू का साइज है तो US UK का ही रहेगा। हाँ, ओके, कपड़े हैं तो फटा हुआ जीन्स पहना के उसको अवार्ड देंगे। हाँ, तो पूरा जो ये वेस्टर्न हेजिमोनी का मॉडल है, इसमें आइडियाज, स्टैंडर्ड्स, मेजर्स, अवार्ड्स तक की स्कीम है। पूरा बनाया है उन्होंने सिस्टम। यस, ठीक है, आपके कार्टून से लेके हर जगह आपको वेस्टर्न हेजिमोनी दिखेगी। राइट, स्पाइडरमैन, बैटमैन दुनिया को बचा रहा है तो वो US का ही प्रेसिडेंट है, कोई इंडिया या चाइना का प्रेसिडेंट दुनिया को नहीं बचा रहा है। ओके, सो दिस इज द सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस जो छोटे बच्चों के। अब आपके पास रियल हीरोज हैं, शिवाजी महाराज है, रानी लक्ष्मीबाई है, नहीं, लेकिन बैग्स और किचन्स, बॉटल्स सब किसकी बन रही है? स्पाइडरमैन, करेक्ट, बैटमैन, एक्समैन, जो पूरे के पूरे एनिमेटेड है, हाँ, आपके रियल हीरोज को साइड पे रख के। हाँ, सो दिस इज द सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस। इनफैक्ट जब सोनी टीवी नया आया था तो उसमें जितने भी आई ड्रीम ऑफ जीनी, फिर थ्री स्टूजेस, फिर एक रोबोट वाला स्मॉल वंडर करके आता था, उसमें एक रोबोट है। करेक्ट। तो हर जगह वो, जैसे आई ड्रीम ऑफ जीनी में तो और क्रूड ऑयल कब्जा करने तक की बात है उस सीरीज में। यस। और नासा में दिखाया गया है वॉरियर क्राफ्ट चलाते हुए। सो ऑलमोस्ट जो कुछ भी आप कंज्यूम करते हो इंफॉर्मेशन, मीडिया पे पूरा उनका इन्फ्लुएंस और कब्जा। वेस्टर्न मीडिया हेडलाइन छापेगी, यहाँ पे 10-100 हेडलाइंस छप जाएगी, कट कॉपी पेस्ट। सर आप सोचिए, सारा डेटा जो है दुनिया का सारा एक जगह पर है। गूगल US में है, आप तो जो फ्री होता है वो सबसे कॉस्टली निकलता है। US में है। जो भी फ्री यूजेज होता है ना, दैट इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फॉर द पीपल। फॉर द पीपल, ट्रू। सर डॉलराइजेशन के बारे में आपने इतने सारे भेद खोल रहे हो, राज खोल रहे हो, सर ये बताएंगे कि ये शुरू कब से हुआ? वेल, टू माय अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोलते हैं, सम वुड कॉल US डीप स्टेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो 400 years प्लस से जो एरिस्टोक्रेट फैमिलीज बिहाइंड द कर्टन माना जाता है कि दे कॉल द शॉट्स। सो कुछ डेट्स आपको समझ में आएंगी, जैसे 30 नवंबर 2001 तो एनरॉन जो है वो डीलिस्ट होता है और एनवीडिया लिस्ट होता है। ओके। उसी दिन 30 नवंबर 2001 ब्रिक्स का एक्रोनिम लॉन्च होता है, BRICS। ओके, ठीक है, सो इतना तो क्लियर समझ आ रहा है कि नेक्स्ट क्राइसिस में एनवीडिया का क्या होने वाला है। ठीक, सो अंडरस्टैंड कि जिस दिन चीफ मिनिस्टर मोदी जी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उस दिन से ये लग रहा है कि एक्सिलरेट हुआ ये पूरा प्रोसेस। जब मोदी जी CM थे गुजरात में, ओके, तो जिस दिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था उसी दिन उनका स्टेटमेंट आया था कि आई विल लाइन अप अमेरिकन्स फॉर वीज़ा ओवर हियर। राइट। ठीक, तो जितना मुझे समझ आता है
जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है डी डॉलराइजेशन का और इंडो पैसिफिक, ये दोनों शिंजो एबे ने दिए. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. जापान. हाँ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर. सो उन दिनों चीफ मिनिस्टर मोदी जी 6 दिन के लिए जापान गए थे. उसके बाद गिफ्ट सिटी का प्लान बनता है, टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑल्टरनेट टू द वेस्टर्न फाइनेंशियल हब्स. ओके. सो एक तरह से डी डॉलराइजेशन हब आप उसको बोल सकते हो ओके. फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ओके. तो वो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच प्लान होता है और जापान बिकम्स द पार्टनर कंट्री फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात. ओके. फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट्स होती हैं और फिर गुजरात मॉडल बन के रेडी होता है. Right. एंड देन ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. Oh my God. सो लंबा प्रोसेस है. Oh my God. तो जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड में अगर फाइनेंशियल रीसेट करना हो तो एक ही तरीका है. जैसे अगर मनी और करेंसी का कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो पहले कॉइन्स हुआ करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. हाँ. बिकॉज गोल्ड जो है दैट इज द सनातन करेंसी, दैट्स द रियल करेंसी. करेक्ट. तो लोगों को भरोसा करवाने के लिए कि दैट इज द करेंसी, तो उसमें किंग्स और क्वींस के फोटो डाले जाते थे कॉइन्स में, सो दैट पीपल बिलीव दैट दिस इज करेंसी. अब जब भी किंग और क्वीन को ऐसा लगता था कि मुझे वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, तो वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को डीमोनेटाइज करते थे, वेल्थ में ऐड कर लेते थे और चीपर मेटल कॉइन्स निकालते थे. ओके, दैट वाज डीमोनेटाइजेशन ऑफ देयर टाइम्स. तो ये तो क्लियर है कि वर्ल्ड में अगर फाइनेंशियल रीसेट करना है तो गोल्ड एक्यूमुलेट करना है. करेक्ट. दैट इज द सनातन करेंसी. करेक्ट. सो जब 400 साल पहले जब ब्रिटिशर्स पहली बार सूरत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी. सूरत वॉज द रिचेस्ट पोर्ट ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट. दैट्स व्हाई दैट वाज सिलेक्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए. तो 400 साल का साइकिल सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का सूरत से स्टार्ट होता है, जिसमें उन्होंने क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल बिठाया, ये एंश्योर करने के लिए कि जो प्रोडक्ट क्लासरूम से बाहर निकलेगा 15-20 साल बाद, वो उतना डम निकलना चाहिए कि वो कुछ भी एंटरप्राइजिंग करने के लायक नहीं बचना चाहिए. दैट वाज द आइडिया बिहाइंड द एजुकेशन फॉर्मेट, कि जो जंजीरों में स्लेव्स को बेचा जा रहा है, उसको कैसे हम ग्लोरीफाई स्कूल बोल के स्लेव के ही पेरेंट्स से फीस स्पॉन्सर करवाएंगे. ओह माय गुडनेस. दैट वाज द क्लासरूम फॉर्मेट. ओके, ताकि जहां जहां कॉलोनीज थी वो ब्रिटिशर्स को क्वेश्चन करने के लिए ना सोचे. तो पूरा एक बाबूडम क्रिएट किया गया 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन में लेबर सप्लाई के लिए. ओके, सो उनके लिए कोई फर्क नहीं है बिटवीन अ गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड. तो को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए लेके आए क्योंकि उनके लिए सब कुछ यूनिट ऑफ लेबर है. ओके, सो यही करेंसी के फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, उसी में क्लासरूम टू जॉब्स का मॉडल उन्होंने सेट किया टू एंश्योर कि बच्चे को पता ही नहीं लगना चाहिए कि वो किस चीज में अच्छा है. करेक्ट. क्योंकि पता लग गया तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्राइजिंग कुछ कर लेगा. सो द आइडिया वाज कि मार्कशीट पकड़ाई जाएगी जिसमें 5-6 सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बच्चा खुद सोचने लगेगा कि वो सच में डिम है. ही इज डिम. राइट, नेचुरल ह्यूमन बच्चा ऐसे ही होता है, वो 2-3 चीज में ही एक्सपर्ट होता है. सो द आइडिया वाज कि 20 साल तक उसको 4 दीवारी में पैक करके मेमोरी टेस्ट करवाई जा रही है ताकि वो टोटली ब्लैंक निकल के आए, और फिर इंटरव्यू देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज एज हो चुकी है, कंस्ट्रक्टिव स्लेवरी एज हो चुकी है. मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता. फिर 40 साल तक एचआर वाला ढूंढता रहता है कि इसको आता क्या है. ओके, तो पहले 20 साल टीचर्स उसको बोलते रहेंगे तेरे को ये नहीं आता है, फिर एचआर वाला ढूंढता रहता है कि क्या आता है. क्या आता है. हाँ, so that is the single country reserve currency model. और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के टाइटल के नीचे इसको स्लॉक कर दे रहा हूँ. That is a single country reserve. This is Adam Smith capitalism. जहाँ पे बोला जा रहा है डिविजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल. करेक्ट. ओके, तो तुम्हारा फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी सेविंग्स है मेरे हाथ में दे दो
और मेरे जॉबर बन जाओ और मैं तुमको प्रॉफिट कमा के रिटर्न दूंगा। सो इसी एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में 90% वेल्थ 5% लोगों के हाथ में आ गई। और उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म होता है कि जब तुमने इतना एक्सप्लॉयटेशन सबका कर ही डाला है तो अब मुझे चीजें फ्री में चाहिए, थोड़ी कुछ फ्री में चाहिए। हाँ, अब बांटो। हाँ, तो उसके बाद कार्ल मार्क्स आता है। तो बड़े बुरे लगते हैं हमको पॉलिटिशियन जब खड़े होके बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, ये। तो वी हैव टू थिंक कि पहले आपने कैपिटलिस्ट को अलाउ किया कि 90% वेल्थ एक्यूमुलेट कर ले। जब उतना एक्सप्लॉयटेशन हो चुका उसके बाद लोग फ्री में मांग रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों, जो 2 बकेट थियरी मैंने आपको बताया जियोपॉलिटिक्स का, दोनों मॉडल वहीं से आ रहा है, सेम सेट ऑफ पीपल। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि जब 2012 में 2014, 13, 14 ये टाइम में जब केजरीवाल आया था, ही वाज अ कॉपी ऑफ दैट कार्ल मार्क्स? सर्टेनली पार्ट ऑफ अ टूल किट। हाँ, जो वेस्टर्न हेजीमोनी का मॉडल है, करेक्ट, उसमें अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, न्यूयॉर्क से आते हैं फोर्ड फाउंडेशन, हाँ, फोर्ड फाउंडेशन से मिला है उनको। सो पूरा जो प्रॉप अप किया जाता है लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में, दोनों साइड की फंडिंग वही डीप स्टेट करा रहा है, करेक्ट, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, राइट। तो जब ये पूरा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जब हमें समझ में आता है कि 2008 के क्राइसिस के बाद वापस जब अमेरिका ने डॉलर छापे, हाँ, तो इतना इन्फ्लेशन आया, फूड इन्फ्लेशन, उसमें गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट गिर गई। तब जाके गल्फ को पहली बार रियलाइज हुआ कि जो मुफ्त का क्रूड ऑयल से इकोनॉमी चल रहा है वो आधा खर्च हो चुका है, करेक्ट, और कुछ इकोनॉमिक्स आता नहीं है, और जितना हम क्रूड ऑयल बेच रहे हैं वो सेविंग्स एक ही करेंसी में पड़ा है, विच इज यूएस डॉलर। सो इमेजिन द काइंड ऑफ रिस्क, राइट। जब एक्चुअली वो खर्च करने की बारी आएगी तब तक वो कितना घिस चुका होगा वो डॉलर, उससे क्या परचेस कर पाएंगे। तब जाके गल्फ को समझ में आया कि वी रिक्वायर अ डी रेडिकलाइजेशन पार्टनर, वी रिक्वायर अ डी डॉलराइजेशन पार्टनर। वहीं आप डी रेडिकलाइजेशन का कनेक्ट दे रहे हो जी। तो सब कुछ ये सऊदी अरेबिया और यूएई की फंडिंग से ही, तो पूरा बॉलीवुड से लेके अंडरवर्ल्ड, और ये जो 3 खान आपको मिले बॉलीवुड में वो कहाँ से आए? सलीम जावेद की जो स्क्रिप्ट्स आनी शुरू हो गई, पूरा जो वर्डिंग्स, लिरिक्स आपका पूरा अल्लाह मौला, ये सारे वर्ड्स कैसे ऐड हो गए, करेक्ट, राइट। तो अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लेके घूम रहे हैं, मंदिर में ही सारे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? करेक्ट। वो बॉलीवुड जिसमें हिंदू नाम रखना पड़ता था सरवाइव करने के लिए, उसमें खान सरनेम लेके लव जिहाद किया जा रहा है। प्रेम नाम से मूवीज में आते हैं हिंदू हीरोइंस के साथ, मुस्लिम हीरोइन सारी हटा दी जाती है। जबकि प्री 1971 हिंदू वुमेन विल नेवर गेट इनटू दैट प्रोफेशन, उसको खराब माना जाता था, करेक्ट, ओके। तो कैसे मुस्लिम हीरोइंस को हटा के खान सरनेम लेके प्रेम नाम से मूवीज बन रही है, और आपके सारे सिटीज में टेरर अटैक चल रहे थे, करेक्ट, राइट। स्क्रीन पे अच्छे दिख रहे हैं, वहां टेरर अटैक चल रहा है, करेक्ट। सो ये जो लव जिहाद का सॉफ्ट प्रमोशन किया गया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर। तो अगर डॉलर नहीं होता तो आपको खान्स नहीं मिलते थे, राइट। तो आपकी हाईवेज की दोनों साइड की प्रॉपर्टी एक ही कम्युनिटी के पास कैसे आई? तो जिहाद के कॉन्सेप्ट में जहां पे आपको कोई सप्लाईज ना पहुंचे, आप भाग के बच ना पाओ, ये सारे स्ट्रैटेजी के तहत पेट्रो डॉलर की फंडिंग से हुआ। तो वही रियलाइजेशन सऊदी अरेबिया यूएई को हुआ कि हमारा आधा मुफ्त का क्रूड ऑयल वेल्थ जो खर्च हो चुका है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेडिकलाइज करने में, अब आधा बचा है और इकोनॉमिक्स कोई आती नहीं है, राइट। तो फाइनाइट को जो वेल्थ मान के चलते हैं, अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल, करेक्ट। तो जब ये रियलाइजेशन आया तो यही होता है कि जब जेब में पैसे खाली हो जाता है तो माँ बाप की याद आती है। तो गल्फ स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि भाई हमारे माँ बाप थे कौन, प्री इस्लामिक हम कौन थे, राइट, ओके। तो जब प्रधानमंत्री जी आए तो सबसे पहले यूएई के क्राउन प्रिंस का विजिट हुआ, तो 2014 में 2015 में विजिट था। yes. तो
तब यहाँ पे डिस्कशंस ये चल रहे थे इनटॉलरेंस। दिल वाले करके कुछ मूवी थी शाहरुख खान की समथिंग, हाँ, जिसमें लोगों ने सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत विरोध किया, हाँ, इनटॉलरेंस का इशू। हाँ करेक्ट। तो कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी कर दिया हाँ था। हाँ हाँ, तो जब वो वापस गए तो यूएई में जाके उन्होंने टॉलरेंस मिनिस्ट्री अनाउंस करी। ओके, यूएई ने हाँ। ओके। तो इवेंचुअली 2018 में उनके प्रिंस आए अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली। मुझे लगता है वहां से उन्हें समझ में आया कि अगर पूरे गल्फ को डी रेडिकलाइज करना है तो योग, आयुर्वेद और मंदिर, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि उन्होंने अमेरिकन स्टाइल देख लिया है डी रेडिकलाइजेशन का, कि ऊपर से बॉम्बर्स घूमते हैं। हाँ, उन्होंने रशियन स्टाइल भी देख लिया है। चाइनीज तो उइगर मुस्लिम्स की बॉडीज में से ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, तो उन्हें लगा कि इंडियन स्टाइल ज्यादा सेफ है मंदिर वाला। तो पूरे गल्फ का डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और जैसे मैंने बताया कि अगर वर्ल्ड में फाइनेंशियल रीसेट करना है तो गोल्ड एक्यूमुलेट करना है, तो इंडियन सिटीजन्स के पास उतना गोल्ड है जो वर्ल्ड की पूरी सेंट्रल बैंक से ज्यादा है। सो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आए। करेक्ट। उन्हें लगा कि इंडियंस के पास ही इतना है तो वी कैन डी डॉलराइज फ्रॉम दैट, लेकिन वो फेल गया स्कीम, नोबडी, किसी ने दिया नहीं। करेक्ट। सो फिर ब्रिक्स प्लस ने तय किया कि सारी कंट्रीज थोड़ा थोड़ा गोल्ड और सिल्वर वेस्ट से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए मल्टी करेंसी बास्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं। सब कोई नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, तो हमें एक कंट्री के पास गोल्ड एक्यूमुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। जैसा यूएस ने किया। यूएस ने जब पाउंड को रिप्लेस किया तो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईयू के पार्टनर्स को बोला कि हम वॉर सप्लाईज देंगे, उसके एक्सचेंज में हमें गोल्ड चाहिए। तो वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी बना रहे थे, समझे? इसीलिए उनके पास 8,000 टन या जो भी ऑफिशियली बोला जाता है, वैसे अब फोर्ट नॉक्स में उस पर भी डाउट लग रहा है सबको कि है कि भी नहीं। सो बेसिकली दे वर मेकिंग सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, तो एक ही कंट्री सब कलेक्ट करना जरूरी था, विच इज नॉट द केस फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में सारे ब्रिक्स प्लस के नेशंस थोड़ा थोड़ा भी गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं, यू कैन इजीली डी डॉलराइज। राइट। तो दिस इज द प्रोसेस। और उसी के चलते फिर ये भी जरूरी है कि करेंसी आपकी क्लीन होनी चाहिए। जैसे युआन है तो नोबडी ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी काउंटरफीट और उसके वही नंबर के मल्टीपल युआन छपे हैं। ओके, तो वही प्रॉब्लम भारत के साथ भी था कि इतने सारे नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, यूके एज वेल, ये सारे हमारे नकली करेंसी से इकोनॉमीज चला रहे थे। राइट। तो प्रधानमंत्री जी ने रूपी को क्लीन करने के लिए डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस किया। राइट। कि भाई अगर तुम हमारी ही नकली करेंसी से तुम्हारी कंट्री चला रहे हो तो ऑफिशियली पैसे मांगने आओ ना। राइट। तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन करके वो सारी नकली करेंसीज का यूजेज बंद करवा दिया। राइट। उसके बाद आपने देखा कि कैसे टर्न बाय टर्न सब पैसे मांगने आए, श्रीलंका से लेके मालदीव से लेके बांग्लादेश से लेके सारे। करेक्ट। तो करेंसी क्लीन करना जरूरी है इन ऑर्डर टू डी डॉलराइज। इट इज द सेम कॉन्सेप्ट यू एक्सप्लेन जी समटाइम्स बैक कि जैसे किंगडम में कैसे वो अगर गोल्ड डीमोनेटाइज करने के लिए, हाँ, एक्यूमुलेट करने के लिए। सो दिस इज द चेंज विच ही हैज ब्रॉट दिस एंटायर प्रोसेस। और इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि एक्सपोर्ट का मॉडल चाइनीज था, तो 2018 में सबसे पहले चाइना को ऑफर किया गया था कि लेट अस ट्रेड बिटवीन अस इन युआन एंड रुपीस। सबसे पहले चाइना को ऑफर किया गया था, बट आई थिंक 2018 के आसपास शी जिनपिंग डिड नॉट हैव सो मच होल्ड। ओके, तब उतना नहीं था उनके पास, एक्चुअली मिलिट्री कमीशन उनको नया नया मिला था। करेक्ट। सो ही वाज नॉट दैट पावरफुल एंड ही गॉट री-इलेक्टेड आई थिंक इन 2020। सो ही डिनाइड दैट टाइम। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड में वापस अमेरिका ने डॉलर्स छापे। इस बार 14 ट्रिलियन से ज्यादा करेंसी छाप के अमेरिकन को बांट दी गई फ्री में। और तब जाके शी जिनपिंग को रियलाइज हुआ
कि 40 साल से दुनिया की मजदूरी कर रहे हैं और हमने खाली 3 ट्रिलियन रिजर्व्स में बनाए हैं, और इन्होंने 3 साल कोविड में 14 ट्रिलियन छाप के अमेरिकन को दे दिए फ्री में यूज करने को. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर चाइना. ओके. तब शी जिनपिंग को रियलाइज हुआ कि ये ऐसे तो नहीं चलेगा. सो उन्होंने अपनी पब्लिक को ओरिएंट किया टीवी पे, ये दिखाते हुए कि 100 अमेरिकन डॉलर की नोट छापने के लिए खाली 17 सेंट का खर्चा आता है और $100 का रियल चाइनीज गुड्स यहाँ से जा रहा है. तो पूरी पब्लिक को उन्होंने बताया कि ऐसा चल रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. राइट. And is that reflecting in now in China? क्लियरली रिफ्लेक्टिंग. It's a downfall, हाँ isn't it? बिल्कुल. आप 3 साल के लास्ट एक्सपोर्ट्स के डेटा निकाल ले, वेस्टर्न कंट्रीज को उन्होंने कितना एक्सपोर्ट काट दिया है. Correct. राइट. सो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर इट. और अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ लेके आ रहे हैं, सो So ही इज रेडी विद द he's going to make the bigger. रेडी विद द क्राइसिस. तो आपको ये समझना है कि अमेरिकन सिटीजन्स को अगर मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज को उस प्राइस पॉइंट पे देने हैं जहां पे हम परचेज कर सकें, तो डॉलर हैज टू डी वैल्यू. और दिस इज नॉट अ 2-minute नूडल्स. Correct. मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन. मतलब आप प्लेन बना सकते हो, आप एक भी डेली की आइटम आप नहीं बना रहे. Correct. अगर चाइना ने कल को टिश्यू पेपर देना बंद कर दिया तो अमेरिकन टॉयलेट में क्या होने वाला है आप समझ सकते. हालत बुरी हो जाएगी. राइट. सो अंडरस्टैंड कि टैरिफ वॉर की जो बातें हैं रियलिटीज काफी डिफरेंट है एंड इट इज डिफिकल्ट. तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो 2022 में मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि 2025 में यूएस में 35% कट इन सोशल बेनिफिट्स, 60% कट इन सैलरीज, जो इलॉन मस्क बोल ही रहे हैं कि 60% वर्कफोर्स निकाल रहे हैं हम. करेक्ट. और 40% कट इन द डिफेंस बजट. तो अब आपका ग्लोबल पॉलिसिंग का कोई रोल नहीं है. करेक्ट. इसीलिए मैंने इलॉन मस्क को टैग करके ट्विटर पे लिखा था कि जब अब अगर आपका ग्लोबल पॉलिसिंग का रोल है नहीं और 800 प्लस मिलिट्री बेसिस हैं और हमने सारी नेवी और शिप्स नए से रेडी करनी है, आपने बैंकरप्सी फाइल करनी है, व्हाई कांट वी हैव अ डील? आप हैंडल नहीं कर सकते, आपके बजट नहीं है. करेक्ट. और हमको नए से बिल्ड करने का है. हम ले सो हाँ, व्हाई कांट वी, अदानी पोर्ट्स कैन बाय. आप बताओ हमें, तो आपका जो नेवी का पोर्शन है, वेसल्स हैं आपके पास, उसका हम ले सकते हैं. आपको 65% जो है वो आप रखो, 35% आप रखें, और 3 साल का हम फ्री मेंटेनेंस दे सकते हैं आपको. अदानी कैसा रिकमेंडेशन दे दो, लोग बोलेंगे गोदी मीडिया है ये. नहीं, कोई भी एसआर पोर्ट्स कोई भी ले लो. बेसिकली आई एम सेइंग कि कोलैबोरेशन हो सकता है. बैंकरप्सी फाइल करके क्या मतलब है? हाँ. ओके. एंड व्हेन यू नो के 2030 के बाद भारत और यूएस की पार्टनरशिप इज अ नेचुरल पार्टनरशिप, तो आप थोड़ा डाउनस्टेयर्स आओ, हम तो अपस्टेयर्स चढ़ ही रहे हैं, वी कैन मीट. सो इवेंचुअली जो मुझे समझ आ रहा है 2030 के बाद इंडिया विल बी इन द रोल ऑफ यूएस एंड यूएस विल बी इन द रोल ऑफ यूके. My God, UK is on a UK is out of picture, तो उसको भूल UK जाओ. is completely on disaster, root of disaster. It's a tiny sea shore, और उसका जो भी थोड़ा बहुत रोल था was because of the gold reserves it was maintaining of other countries. तो ऋषि सुनक ने इसीलिए इलेक्शन प्रीपोन किए ताकि सिटीजन्स को ना पता चले कि गोल्ड यहाँ से जा रहा है. ओके. सो जो कुछ भी जियोपॉलिटिकल हेफ्ट था यूके का was because of that gold, जो सारी कंट्रीज अब ले जा रही है वापस. What do you predict for UK? आई एम प्रेडिक्टिंग अ पार्टीशन फॉर यूके. Oh my God. हाँ, वो ओलंपिक की पिक्चर से ही पता लग गया था. ओलंपिक की जो 2024 की फोटो आई थी, उस पर से मैंने 3 चीज प्रेडिक्ट करी थी. वन इज ग्रेटर इजराइल, जो पता ही है, मैंने 3 साल पहले ही बता दिया था कि सऊदी अरेबिया विल बी अ ज्यूइश मेजॉरिटी. और पनामा और गल्फ ऑफ मेक्सिको मैंने सर्कल किया था जब प्रेसिडेंट ट्रम्प थे भी नहीं, राइट. अगस्त 2024. और तीसरा प्रेडिक्शन यूके का पार्टीशन. ये 3 था. सो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस. सो यूके का पार्टीशन मतलब क्या है? इट विल फेस अ पार्टीशन. वो आपका टेरर हब बनने वाला है यूरोप का. Oh my goodness. सो आई एम एक्सपेक्टिंग के क्रूजेड्स होने वाले हैं.
कुछ पॉकेट्स में यूरोप को बालिका वधू भी करना पड़ेगा अगर बचना है, राइट। लेट्स सी, एक्सपर्ट्स फिर क्रिश्चियनिटी को ब्लेम करते हैं या नहीं बालिका वधू के लिए, करेक्ट। लेट्स सी। सर, आपके विचार में अखंड भारत क्या है? आप काफी बार इसका डिस्कशन करते हैं जी, तो आज सोचा आज पूछ ही लेते हैं। हाँ। सो प्रधानमंत्री जी जब वो संकल्प की बात करते हैं, विकसित भारत 2047, और अभी भी जिन्होंने भी लास्ट पॉडकास्ट उनका सुना है तो उसमें वो शब्द बोले जाते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते, राइट। तो इस पर पहले तो ये संकल्प पे रिसर्च होना चाहिए कि जम्बू द्वीप बोला जा रहा है, मतलब और कितने द्वीप थे। हाँ। उसमें भारतवर्ष या भारत खंड बोला जा रहा है तो और कितने खंड थे, ओके। और उसमें आर्यवर्त की बात हो रही है। तो जब आप अखंड भारत की बात करते हो, सो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आप ये बोल रहे हैं कि जब भूटान जो नजदीक में दिख रहा है, भूटान और POJK जब भारत ज्वाइन करेगा तो क्या उनको कुछ सालों के लिए आप स्पेशल स्टेटस देने वाले हो, ऑटोनॉमस गवर्नेंस के लिए? ऐसी बातें चल रही कि भूटान भारत जोड़ने की। जी, वो तो बहुत साफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब लास्ट विजिट भूटान गए थे, आई थिंक इलेक्शन के टाइम पे, करेक्ट, 2024, करेक्ट। तो प्रधानमंत्री जी के सामने जो नृत्य पेश किया गया, उसमें गुजराती सॉन्ग्स बोले गए थे। उसमें से एक सॉन्ग में कुछ वर्ड्स चेंज किए गए और उसमें ये बोला गया कि जो गुजराती में बोला जाता है कि अमे राजी छे तमारा राजमा, वी आर हैप्पी अंडर योर रूल, जिसका सिंपल ट्रांसलेशन ये होता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा खाली एक ही सॉन्ग का सेंटेंस क्यों चेंज किया? Right? क्या कोई इंडिकेशन? प्राइम मिनिस्टर वाज स्माइलिंग, करेक्ट। ये सोच के देखे ना, आज हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2028 तक अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीट, तो फिर भूटान के एडिशनल वोट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी जब वीटो पावर आ जाता है। तो सर मतलब 2028 तक आप ये कह रहे हो कि हम यूएनएससी की सीट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा डी-डॉलराइजेशन पे है। जैसे ही यूएन का डी-डॉलराइजेशन हो जाता है, डॉलर का बजट प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस खींच लेते हैं, तो यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, सारी इंटरनेशनल बॉडीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, वो सारी डॉलर लेड बॉडीज थी। ये सारी बॉडीज का डी-डॉलराइजेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो बजट कटता है, बाकी का ग्लोबल साउथ का वॉइस आगे बढ़ेगा बजट के पोर्शन के हिसाब से। सो रिफॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सीरियस। सर, जाने से पहले आखिरी कुछ सवाल जी, फास्ट फॉरवर्ड अगर करते हैं तो क्या आपने वेस्ट बंगाल के लिए कोई प्रेडिक्शन किया है? वेल, अगर लास्ट इलेक्शन में सीट्स आ जाती थी तो एक्शन हो जाता था, बट आई थिंक सीक्वेंस अब रिफॉर्म्स की चेंज हो चुकी है, राइट। अभी जो दिख रहा है 2026 इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट का क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होगा, राइट। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अदरवाइज अगर सीट्स आ जाती थी तो कुछ एक्शन होता। तमिलनाडु के क्या विचार है? तमिलनाडु में बहुत ज्यादा नॉर्थ साउथ वाला ये है, डिफरेंस है। हाँ, सो टू बकेट थियरी सिमिलर। जैसे जैसे साउथ की स्टेट्स का वेस्टर्न रेवेन्यू से डिपेंडेंसी कम होता जाएगा, वैसे वैसे इंग्लिश का रोल कम होता जाएगा, और ऑटोमेटिक उनको रीजनलिज्म समझ में आएगी कि क्यों बाजू वाले स्टेट से या दूसरे स्टेट्स की लैंग्वेज अब सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, करेक्ट, राइट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो तब एक कंपल्शन हो जाएगा कि नहीं, अब यूएस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इनडायरेक्ट भी। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू क्लोज इट। और सर, अक्सर ये पूछा जाता है बॉलीवुड जो काफ़ी नैरेटिव सेट करता है, जिसमें 3K जो है काफ़ी रोल प्ले करते हैं। हाँ, क्या आपका क्या विचार है उसमें? नहीं, देखें, आप एक बात समझे, अगर आप शी जिनपिंग का गुजरात के साथ रिलेशन अगर आपको समझ में आता है तो आपको साफ दिखाई देगा कि आमिर खान ने लास्ट मूवी रिलीज नहीं की चाइना में, समझ रहे हैं? सो
टू माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मुझे समझ आता है जियो पॉलिटिक्स, 3 में से 1 खान आई एम एक्सपेक्टिंग घर वापसी। हाँ, सो क्योंकि देखिए बॉलीवुड पूरा डी-डॉलराइज हो चुका है, मतलब सऊदी अरेबिया यूएई से राउट होके अंडरवर्ल्ड से जो पूरी फंडिंग होती थी, हाँ, वो तय करते थे कि कौन सा स्टार, कौन सी स्क्रिप्ट, ये सब बंद हो चुका है। इट्स नो मोर पॉसिबल। अभी सिर्फ नेपोटिज्म बचा है वहाँ पे। कुछ भी नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली। दे आर एक्चुअली कंप्लेनिंग कि हमारा कुछ करो, राइट। सो अंडरस्टैंड के 1971 फियाट डॉलर के बाद जिस जिस चीजों को ग्लोरीफाई किया गया, उन सबका रिस्पेक्ट अब जा चुका है। जिन प्रोफेसर्स, एक्टर्स, जिन मीडिया पर्सन को हम बड़ी इमेज में देखते थे, अब उन सबका डी डॉलराइजेशन पीरियड में पूरा इमेज वाइप आउट हो चुका है। करेक्ट। मतलब उनको देख के अब हमको ये होता है गुस्सा। सो अंडरस्टैंड के इवेंचुअली तीन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में धर्म स्थापना में उनका रोल होगा। वन इज कैटरीना कैफ, सेकेंड इज सारा अली खान, ओके, एंड थर्ड इज जरीन खान। ओके। मुझे लगता है इवेंचुअली इन तीनों का रोल बड़ा रहेगा रिवर्सल में। हाँ, वाव वाव जी, वाव, वंडरफुल। आज इतने सारे आपने जो धमाके किए आज पॉडकास्ट पे, मुझे लगता है जिस दिन ये पॉडकास्ट सुना ही जाएगा उस दिन क्या होने वाला है पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग पीछे पड़ जाएं कि पकड़ो इनको, इनका मुंह बंद करो। सही है। सो दोस्तों, आज का जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज गोइंग टू बी दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट, आई बिलीव, रिवीलिंग एंड बिग एक्सपोजे। इतने सारे राज, इतने सारे भेद डॉक्टर जी ने खोले। आई एम श्योर आपको ये सुनने के बाद कहीं पर आपके कान उठ गए होंगे, आंखें बड़ी हो गई होगी, मुंह बड़ा खुल गया होगा। देखिए, इनके आज तक तो प्रेडिक्शन तो कोई गलत हुए नहीं है। सो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी कि हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए डॉक्टर जी ने जो भी एक्सपोजे किए हैं, जो भी प्रेडिक्शंस किए हैं, जब वो सच होंगे, इनकी क्लिप्स हम दोबारा प्ले करेंगे आपके लिए। इसी के साथ आज हम छुट्टी लेते हैं आपसे। मेक श्योर यू कीप सब्सक्राइबिंग, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लाइक करते हो, इससे हमें एक समर्थन मिलता है, उससे हमें एक फ़ायदा होता है कि आपको क्या चाहिए, क्या आप सुनना पसंद करते हैं, इसका हमें अंदाज़ आता है। और कमेंट लिखना ज़रूर लिखिए, कमेंट लिखना भूलिए मत, क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हैं तो उसमें हमको समझ में आता है कि क्या हमें और करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या निकालना चाहिए। आर वी ऑन राइट ट्रैक, आर वी ऑन रॉन्ग ट्रैक? तो प्लीज गिव अस अ फीडबैक, कीप फॉलोइंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड कीप वॉचिंग पॉडकास्ट विद तुषार। मैं आपका दोस्त तुषार आपसे आज विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए एपिसोड, नए विचार, नए गेस्ट और ऐसे ही एक नई धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद। जय हिंद।